क्या हुआ जी? क्यों गाड़ी रोक दी? कुछ हुआ है? कुछ नहीं अनिका, बस देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। रुको, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। कार से उतरकर मानव बाहर जाकर देखता है तो हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। धक्का मुक्की हो रही थी। मानव जाकर मालूम करता है कि क्या बात है, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तब एक व्यक्ति बताता है कि आज ताज होटल का उद्घाटन है। इसमें जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर रामानंद जी आए हुए हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुर्दों में भी जान आ जाए ऐसा मोटिवेशन देते हैं। मिलियंस फैन हैं उनके। हटो भाई, मुझे भी देखना है, कहकर वह आदमी भीड़ के अंदर घुसा चला जाता है। मानव को नाम जाना पहचाना लगा, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई और होगा, इसलिए वह भी पीछे पीछे जाकर तहकीकात के लिए चला गया। देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उसके बाबूजी रामानंद जी, जो होटल का उद्घाटन और लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हुए थे। मानव को यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसी के बाबूजी हैं। कुछ पल तो वह ऐसे ही उन्हें निहारता रहा, फिर भीड़ को खेद कर वापस गाड़ी में आकर बैठा। तब अनिका बोली, क्या हुआ जी? क्यों इतने डरे सहमे हो? कुछ हुआ है क्या? कौन है वहां पर? इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? सब ठीक तो है ना? तब मानव बोलता है कि हाँ, सब ठीक है, और यह जो भीड़ है, यह बाबूजी के लिए लगी हुई है। बाबूजी यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आए हुए हैं और इस ताज होटल का उद्घाटन के लिए आए हुए हैं। पर यह कैसे हो सकता है? वह बुढ़ा तो भीख के लायक भी नहीं था। आपको गलत फहमी हुई होगी। जरूर इस भीड़ में चलकर किसी से भीख मांग रहे होंगे। अरे नहीं नहीं अनिका, मैंने खुद देखा है। लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। वह यह ताज होटल में गेस्ट बनकर आए हैं और यह उनके फैंस हैं जो इतना पगला रहे हैं उनके लिए। जब मैंने नाम सुना तो मैं चौंक ही गया था, इसीलिए मैं अंदर तक गया। पर मैंने मोबाइल में देखा तो इनके मिलियंस फॉलोअर हैं। और पता है अनिका, बाबूजी की कमाई भी लाखों में होती है, और यहाँ बेटा एक एक पैसे के लिए तरस रहा है और बाप नोटों में खेल रहा है। मैं क्या कहता हूँ अनिका, बाबूजी से साथ मिलकर कुछ दया दृष्टि हम भी अपने ऊपर करवा लें। सारी जिंदगी ऐश से कटेंगे, फिर फिर तो हमारे मजे ही मजे। क्या मानव, तुम भी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उन सब के बाद वह हमें अपनी दौलत से फूटी कोड़ी तक नहीं देंगे? ऊपर से जो बेइज्जत करेंगे वह अलग। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी बात कहते हैं कि उनके इतने लोग फैंस हैं, और अकेले इन्होंने इतना कुछ कैसे कर लिया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इतनी जल्दी कोई कैसे मशहूर हो सकता है? अरे क्या गड़बड़, सोशल मीडिया का जमाना है, कब कौन कितना मशहूर हो जाए कौन जाने। अरे मानव, बाबूजी मिलीनियर हो गए हैं या बिलीनियर, हमें क्या लेना देना? कौन सा वह हमें कुछ दे देंगे? मुझसे तो इनकी ये अमीरी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे सीने पर तो सांप लौट रहे हैं यह सब देखकर। अजी, चलो जी यहाँ से, अनिका चिढ़ते हुए बोली। तब मानव बोला, अनिका, तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं बाबूजी की इकलौती संतान हूँ। उनकी इस दौलत का क्या ही फायदा जब इसे इस्तेमाल करने वाला ही उनके पास ना हो। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बाबूजी के आगे हाथ पैर जोड़ लूंगा, उनके आगे गिड़गिड़ा लूंगा, रोते हुए उनसे माफी मांग लूंगा, पर संपत्ति अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और फिर हम सब ऐश की जिंदगी काटेंगे। ऐश की बाद में काटना, पहले तो अपने बाबूजी से जाकर मिल ही लो, वही बहुत बड़ी बात है। आपको तो लोग वहां पर भटकने भी नहीं देंगे। जितनी भीड़ जमा हुई भी है, मजे तो बाद में ही करना तुम। अनिका मानव को धुतकारते हुए बोली।
और अगर इन्हें अपनी दौलत का वारिस आपको बनाना होता तो यह वापस आपके पास ना आते, यूं अकेले ना घूमते फिरते। बड़े आए ऐश करने वाले। अभी देखो तुम मेरा कमाल। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? तब मानव गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर खड़े चपरासी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे रामानंद जी से मिलना है। तब चपरासी बोलता है, अच्छा रामानंद जी से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेटर है क्या आपके पास? तब वह बोला, नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर लेने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रामानंद जी की इकलौती संतान हूँ। आप उनसे कहो कि उनका बेटा मानव उनसे मिलने के लिए आया है। मानव को इतने रोब से बोलते हुए देखकर चपरासी अंदर जाता है और रामानंद जी से बताता है। तब रामानंद जी कहते हैं कि जाओ और उसे बुला कर लाओ। अब जैसे ही मानव घर के अंदर पहुंचता है तो देखकर उसकी आंखें चूंधियाने लगती है। हैरानी से पूरे घर को देखने लगता है और सोचता है कि कहाँ मैं उस छोटे से घर में रहकर अपनी जरूरत के लिए भी तरसता रहता हूँ, और कहाँ यह आलीशान हवेली। बाबूजी की तो घर में बैठे बैठे लॉटरी लग गई। अब बस मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मैं पैसों के समंदर में डुबकी लगा ही लूंगा। यह सोचते हुए मानव चोरों की तरह चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। उसका जी ललचाने लगा। आलीशान हवेली और महंगी महंगी चीजों को देखकर अब कुछ देर बाद रामानंद जी सीढ़ियों से उतरते हुए आते हैं। तब अपने पिता को सूट कोट पहने हुए देखकर मानव भौचक्का रह जाता है। फिर बोलता है कि वाह बाबूजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हर जगह बस आप ही का सिक्का चल रहा है। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुए जा रहा है बाबूजी। तब रामानंद जी बोले कि क्या काम है, किस काम से आए हो? लगता है तुम्हें चैरिटी चाहिए। ओके, मेरे पीए विवेक से मिल लीजिए, वह आपका काम कर देगा। क्या हुआ बाबूजी, आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाबूजी मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना आपकी नाराजगी जायज है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, पर मैं आपके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा तंगी से गुजर रहा हूँ। इतनी तंगी से गुजर रहा हूँ कि अपना इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। बाबूजी, आपको तो पता है मुझे कैंसर जैसी घातक बीमारी है और घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपना इलाज कराने में भी असमर्थ हूँ। बाबूजी, बस आपका ही सहारा है। और जब मुझे आपके बारे में पता चला तो सोचा चलकर अपने बाबूजी से माफी मांग लूं। शायद मैं चैन से मर ही सकूं। सुकून से जी तो पाया नहीं मैं आपके बगैर। ये कहकर मानव जोर जोर से रोने लगा। तब रामानंद जी बोले कि रोना बंद करो। ऐसा करो, तुम कल अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ जाओ। मेरा पीए विवेक तुम्हारे साथ चला जाएगा और तुम्हें लेकर आ जाएगा। तुम अब से यहीं पर रहना और मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा, इसके लिए तुम बेफिक्र हो जाओ। तब मानव बोला, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। कम से कम मुझे यह डर तो नहीं सताएगा कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली अकेली है। आप उनका सहारा बन जाएंगे। अब मानव चला जाता है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि उसकी मन मुराद कैसे मिनटों में पूरी हो गई। अब रामानंद जी का पर्सनल असिस्टेंट विवेक जो होता है वह पूछता है कि आप तो बोलते थे कि आपके बेटे बहू ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका तिरस्कार किया और आपके घर से बेघर कर दिया था आपको, तो फिर आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं उसके लिए? तब रामानंद जी कहते हैं कि मेरे बेटे की पुरानी आदत अभी तक छूटी नहीं है। वह बात बात पर झूठ बोलता है
और अभी भी वह यही करके गया है। उसको लगता है कि बीमारी का झांसा देकर वह मुझसे मेरी सारी दौलत हड़प लेगा और जिंदगी भर ऐश करेगा। मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने जो भी मेरे साथ किया उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर रामानंद जी अपने पिए विवेक को सब बताने लगे। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अनीका चिल्लाते हुए रामानंद जी के कमरे में जाती है और बोलती है, कहाँ मर गए बाबूजी? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रखा है आपने? सुबह से सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। ना ही अब आपने बर्तन धुले हैं, ना ही पोछा लगाया, और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। पीछे से उसका पति मानव भी वहां आया। बाबूजी, आपको सुनाई नहीं देता अनीका क्या बोल रही है? क्यों मेरी पत्नी को परेशान करते रहते हैं आप? तब रामानंद जी बोले कि बेटा, मेरी तबीयत खराब है। मुझे बहुत तेज बुखार है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं काम कैसे कर सकता हूँ? मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। पानी से मेरे हाथ भीग जाएंगे। तब मानव बोला कि क्या हो गया बाबूजी? आपको बुखार में? खाना तो छोड़ते नहीं आप। खाना तो बराबर ही खाएंगे। तो फिर काम करते हुए क्यों जान सूख रही है आपकी? चुपचाप से सारा काम कीजिए। और हाँ, मैं और मेरी पत्नी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जब तक वापस लौटते हैं, घर का सारा काम कर देना। सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़े मत रहना। बीमारी का क्या है? उम्र के साथ बीमारियां तो लगी ही रहती हैं। अब आपकी उम्र हो गई है तो दो चार बीमारियां तो लगी ही रहेंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने ऊपर कम और काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या बीमारी का बहाना लेकर बैठ जाते हैं? मुझे आपका यह रोज रोज का रोना नहीं देखा जाता, इसलिए थोड़ा कम चिकचिक किया करें। जितना मेरी पत्नी बोले उतना काम करा करें। चुपचाप से क्यों उसे परेशान करते रहते हैं? अपने बेटे बहू की खुशी आपको बर्दाश्त ही नहीं होती? रामानंद जी रूंधे गले से बोलते हैं कि बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। मुझे कुछ खाने को दे दो। तब बहू बोली कि यह लीजिए बुखार की दवा, और हाँ, इसे खा लीजिए। फ्रिज में खिचड़ी रखी हुई है, चुपचाप से वही खा लेना। उसके बाद सारा काम कर देना। अब यहाँ बहाने बताने की जरूरत नहीं है। क्या अपना रोना लेकर बैठ जाते हैं? रामानंद जी से पलंग से उठा भी नहीं जा रहा था, परंतु मजबूरी में वह अब उठते हैं और किचन में जाते हैं। फ्रिज में रखे ठंडे चावल ही खा लेते हैं, क्योंकि पेट की भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया था। और फिर दवा खाकर वह थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर जिंक में पड़े बर्तन धोते हैं, कांपते हाथों से पोछा लगाते हैं। फिर वह कपड़े खंगालने लगते हैं। काम करने के बाद उनका बदन ऐसा हो जाता है जैसे वह अब गिरे, जैसे उनके शरीर में जान ही ना हो। बेटे बहू को उनकी ऐसी हालत पर भी दया ना आए, और बहू को क्या ही कहना, वह तो पराया खून है। जब पूत कपूत निकले, सोचते हुए रामानंद जी बिस्तर पर आकर लेट गए और फिर उन्हें अचानक नींद आ गई। अगले दिन जब वह सोकर उठे तो उनसे बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। वह कोशिश कर रहे थे पर वह नाकामयाब रहे। उन्हें बाथरूम जाना था पर वह वहां तक जा ही नहीं पाए और उन्होंने बिस्तर गीला कर दिया। उन्होंने अपनी बहू बेटे को आवाज पर आवाज लगाई, परंतु वह लोग दिन में शॉपिंग करने गए थे। उसके बाद रात में मूवी देख कर आए थे, इसलिए उनको गहरी नींद आई हुई थी। तभी उनकी बहू अनिका बड़बड़ाते हुए कमरे में आई। क्या आफत है? क्यों चिल्लाए जा रहे हो? कोई इस घर में यह चैन से सोने भी नहीं देता। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर गीला देखा,
तो और ज्यादा चिल्लाने लगी। पत्नी की आवाज मानव के कमरे में आ गई। क्या हुआ अनिका, क्यों चिल्ला रही हो? देखो मानव, तुम्हारे बाबूजी को कितना नाक में दम करके रखा है इस बुढ़े ने मेरे। अब इन्होंने जानबूझकर बिस्तर गीला कर दिया ताकि हमें परेशान कर सके। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ कि आपकी अक्ल कैसे ठिकाने लगानी है। जल्दी यहाँ से उठें और यह बिस्तर खुद से साफ कीजिए। सारे कपड़े खुद से ही धुलने हैं। मैं आपको नौकरानी नहीं हूँ जो आपके यह गंदे काम करती रहूंगी। तब बेटा मानव भी बोला कि हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। इनकी अकल ऐसे ही ठिकाने आएगी। यह कपड़े इनसे ही धुलवाना। अब तो यह बेटे बहू का आए दिन का काम हो गया है। मैं भी बेटे बहू से परेशान हो चुका था, लेकिन मैं मजबूर था। क्या कर सकता था। मैं एक दिन बहू ने मुझे तेज बारिश में छत से कपड़े लेने के लिए भेजा। मुझे नहीं पता था कि बेटे बहू ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। जब मैं कपड़े लेने के लिए गया तो बहू ने मुझे पीछे से धक्का दिया, जिसकी वजह से मेरा पैर फिसला और मैं नीचे जाकर गिरा। अब मैं इसे अपनी फूटी किस्मत कहता या अच्छी, पता नहीं, पर फिर भी मैं बच गया और मुझे हल्की सी सर में चोट आई। बेटे बहू ने पट्टी बनवा दी। उसके बाद मुझे पागल करार देकर मुझे घर से निकाल दिया और मुझे सड़क पर छोड़ आया, धमकी देकर कि आइंदा से घर में मत आना, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर रहने लगा। ऐसे ही भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन मैंने एक व्यक्ति से अपने दिल्ली जज्बात जाहिर कर दिए थे। उसने अपनी आप बीती बताई थी, जिसे किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं तो बस अपने जज्बात बता रहा था और आज उन्हें जज्बात की वजह से मुझे यह कामयाबी हासिल हुई। मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कुदरत ने। तब रामानंद जी का पर्सनल असिस्टेंट विवेक बोला कि जब सर आपको पता है कि आपके बेटे बहू ऐसे हैं, आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया उन्होंने, तो फिर आपने उन्हें अपने घर पर क्यों बुलाया था? आप उनकी मदद क्यों करोगे? ऐसे इंसानों के लिए तो नर्क में भी जगह नहीं है। फिर आप अपने घर में उन्हें क्यों जगह दे रहे हैं? तुम बस देखते जाओ विवेक, मैं क्या करता हूँ। एक बार इन लोगों को यहाँ पर आने दो, फिर बताता हूँ कि किसी को ऊंचाइयां दिखाकर उसे जमीन पर कैसे गिराते हैं। रामानंद जी बोले। अब अगली सुबह मानव अपनी फैमिली को लेकर, पत्नी और अपने बेटे रोमी को लेकर आता है। तब रामानंद जी नाश्ता कर रहे होते हैं। वह बोलते हैं कि आओ नाश्ता कर लो। कहकर वह कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं कि बहू, मेरे बेटे का अच्छे से इलाज करवाना। पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। बीमारी जड़ से खत्म हो जानी चाहिए और अब तुम इस घर में सुकून से रहना। किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर रामानंद जी अपने काम से चले जाते हैं। तब मानव बोलता है कि देखो अनिका, कैसे मैंने सोने की चिड़िया को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। अब तो बस तुम दोनों हाथों से पैसा बहाओ और अपने सारे शौक पूरे करो। अब तो हमारे दोनों हाथ घी में हैं। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इनको पता चल गया कि आप बीमार नहीं हैं और हम नाटक कर रहे हैं यह सब, और इन्होंने हमसे हिसाब किताब मांग लिया, तो हम क्या कहेंगे? अरे अनीका, तुम भी खामखा परेशान हो रही हो। अगर हिसाब मांग भी लिया तो क्या नकली बिल लिखा देंगे? और इनको इतना वक्त मिलता ही कहाँ है कि यह हमसे हिसाब किताब लें। जितने पैसे हम खर्च करेंगे उतने तो यह ऐसे ही लोगों पर लुटा देते हैं। हम तो फिर भी उनके बेटे बहू हैं, हमसे इनको क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो और बस अपनी ब्यूटी को संवारो, अपने ऊपर खर्च करो।
जो मन चाहे वह खरीदो, जैसे चाहे वैसे रहो। वैसे मैं क्या सोच रहा था अनिका, कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है तुम जानती हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पुराना वाला घर जो है हमारा वाला, उस घर को बेच देते हैं और उससे जो पैसे आएंगे उससे हम अपना सारा कर्जा चुकता कर देंगे और फिर सुकून से यहाँ पर रहेंगे। हाँ, यह तो आप ठीक कह रहे हैं। अब मानव अपना घर बेच देता है, यह सोचकर कि अब तो बाबूजी के घर में रहकर उसे ऐश ही करना है जिंदगी भर। अब एक शाम रामनंद जी अपने बेटे मानव के कमरे में चलते हैं और बोलते हैं कि बेटा, क्या हुआ, अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ क्या? तब मानव कहता है कि हाँ बाबूजी, अभी कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट कराए हैं। जब बिल बन जाएगा तो मैं आपको बताने वाला ही था। हाँ बेटा, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना और अपना इलाज अच्छे से कराना। मानव, आज मेरा नौकर नहीं आया। गैरेज में जितनी गाड़ियां खड़ी हैं तो तुम वह साफ कर देना, अच्छे से धो देना। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जहां पर मुझे जाना है। विवेक, मानव को गाड़ियां साफ करने का सारा सामान दे दो और दिखा दो कि कौन कौन सी गाड़ी कैसे धोनी है। तब मानव बोला, यह क्या बाबूजी, आपको पता है ना कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, भला मैं कैसे काम कर पाऊंगा? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ढंग से, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तब रामानंद जी बोले, हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हें पैसे भी तो चाहिए। अब मुफ्त के पैसे तो मिलते नहीं हैं। अब तुम्हें पैसे चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। इस घर में मुफ्त में तो रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी तुम्हें। और मैंने यह सब तुमसे ही सीखा है बेटा। अगर काम करते रहोगे तो हाथ पैरों में जान रहेगी, हाथ पैर जाम नहीं पड़ेंगे तुम्हारे, और बीमारी से भी जल्दी पीछा छूट जाएगा। और कोई रिश्ता बिना मतलब के नहीं बनता, यह भी मुझे तुमने ही सिखाया है। और हाँ बहू, आज से मैंने अपने घर की कुक की छुट्टी कर दी है। अब रसोई का जितना भी काम है वह तुम संभाल लेना, क्योंकि मैंने सोचा अब तो तुम यहीं पर रहोगी, इसलिए कुक रखने के लिए क्या जरूरत है। इसीलिए मैंने उसको काम से हटा दिया। जितना भी खाना बनता है वह सब तुम बनाओगी। आओ, मैं तुम्हें रसोई दिखा दूं। और हाँ बहू, खाना पूरे 100 लोगों के लिए बनता है, क्योंकि घर के लोगों के साथ साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चों को भी खाना दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई कमी ना रह जाए। तब बहू चौंकते हुए बोली, लेकिन बाबूजी, मैं इतना सारा काम, इतने सारा खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? अरे बहू, तुम्हें जितने पैसे मैं दे रहा हूँ इतने में 4-5 कुक आराम से आ जाएंगे। और जब पैसे तुम अकेले रह रही हो, अकेले इस्तेमाल कर रहे हो, तो काम भी तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ेगा। अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा काम कैसे करोगी। बहू, किसी काम में आनाकानी नहीं, और खाना बिल्कुल स्वादिष्ट बनाना, जरा भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे ससुर जी कितने बड़े आदमी हैं। रामानंद जी अपने पर्सनल असिस्टेंट विवेक से बोले कि विवेक, इन दोनों से इतना काम लेना कि उनके शरीर में जान ही ना बचे, सुबह से शाम तक इनको फुर्सत ही ना मिले। हिदायत देकर रामानंद जी बाहर निकल जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं और रात तक थकान से चूर चूर हो जाते हैं। अनिका का गुस्से में झिड़कते हुए मानव को बोलती हैं कि इस बुड्ढे को हम क्या उल्लू बनाएंगे, यह तो उल्टा हमारा ही उल्लू सीधा कर रहा है, हमसे हमारे किए गए का बदला ले रहा है। मुझे सब पता है, और अब हमने वह घर भी बेच दिया है। पता है कि कहीं और जा नहीं सकते, इसी बात का हमसे फायदा उठाया जा रहा है। कहाँ सोच रहे थे कि ऐश करेंगे, और अब यह दिन देखने को मिल रहा है। तब मानव बोला
कि कोई बात नहीं, बदले में हमें मुंह मांगी रकम भी तो मिलेगी। बाबूजी मुझे इलाज के लिए जो पैसे देंगे उससे हम ऐश करेंगे। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करना। और वैसे भी काम तो हम पहले भी करते थे, थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे तो क्या हुआ, पैसे भी तो ज्यादा ही मिलेंगे। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन मानव अपने बाबूजी रामानंद जी के पास जाता है और बोलता है कि बाबूजी मुझे अपना इलाज शुरू करवाना है। पैसे? तब रामानंद जी बोलते हैं कि पैसे बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, इलाज तो मैं मुफ्त में करा रहा हूँ। भला कोई बाप अपने बेटे से पैसे ले सकता है? क्या यह मुझ पर शोभा नहीं देगा? बाबूजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे पैसे देने वाले थे क्योंकि मुझे अपना इलाज कराना है, और आपने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? तब रामानंद जी बोले कि बेटा, अब तुम इतने नासमझ भी नहीं हो कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए। तुमने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, और तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा करते थे। अब उसी को ठिकाने लगाने के लिए ही यह सब कर रहा हूँ, क्योंकि तुझे यह बीमारी है। क्या हुआ बेटा? तूने क्या सोचा कि तुझसे ज्यादा चालाक इस दुनिया में कोई और है ही नहीं? तेरी नजरों में तो तेरा पिता जैसे कुछ है ही नहीं। तूने क्या सोचा कि तुम मेरे घर में आकर मेरी ही दौलत से मुझ पर हुक्म चलाओगे, ऐश करोगे, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? यह सोचना भी मत। जैसे तूने मुझे तिल तिल करके तड़पाया, वह मुझे एक एक पल याद है। मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ जो बेटे बहू के झूठे प्यार के मोह में पड़े रहते हैं। जैसे तूने मुझे अपने घर में रखकर मेरा तिरस्कार किया, बीमारी में मुझे तड़पाया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, हमेशा मेरे बेबस लाचार होने का फायदा उठाया, तो वैसे ही मैं भी तेरा फायदा उठा रहा हूँ। लेकिन तेरे जैसी नीचे गिरी हुई हरकत नहीं करूंगा मैं। तू कल भी आजाद था और आज भी आजाद है। चाहे तो यहाँ से जा सकता है, वो तेरी मर्जी। लेकिन अगर इस घर में रहेगा तो उम्र भर मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब तुम्हारी सोच, जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। मानव अपने बाबूजी की ऐसी बातें सुनकर कमरे में आता है और अनिका को सब कुछ बताता है। तब दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि दर दर भटकने से बेहतर है कि इसी घर में रहकर बाबूजी की गुलामी की जाए, क्योंकि वह कर भी क्या सकते थे। अपना घर पहले ही बेच दिया था, कोई जरिया था नहीं, इसलिए वह वहीं रहने लगे। लेकिन रामानंद जी उन पर बिल्कुल भी दया दृष्टि न रखते हुए नौकरों की तरह उनसे सलूक किया जाता। पूरे दिन दोनों पति पत्नी काम में लगे रहते। कहाँ वो ऐश चाह रहे थे रामानंद की दौलत पर, और कहाँ यहाँ आकर फंस चुके थे। अब एक दिन अनिका की तबीयत ज्यादा खराब थी। उसे बुखार था, बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थी वो। रामानंद जी बार बार आवाज लगाते हैं पर अनिका नहीं आती। तब वह उसके कमरे में जाते हैं और लाइट ऑन करके बोलते हैं कि बहू, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं जिनके लिए तुम्हें खाना बनाना है। तब बहू बोलती है कि बाबूजी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे पलंग से उठा भी नहीं जा रहा। तब रामानंद जी बोले कि तबीयत खराब है तो क्या हुआ, बीमारी में खाना तो तुम भी खाती ही हो, तो फिर काम करने में क्या परेशानी है? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे काम और अपने से मतलब है। और हाँ, खाना बनाने के बाद बर्तन भी धुलना चाहिए। अब बेबस मजबूर अनिका क्या करती, पहले खाना बनाया, उसके बाद कांपते हाथों से बर्तन धुले। आज बहू की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि कैसे उसने भी अपने बीमार ससुर से घर का काम करवाया, उन पर इतने अत्याचार किए, और उनकी इकलौती संतान
उनके बेटे मानव को भी अपने चंगुल में फंसा दिया और बेटे से भी इतनी खरी खोटी सुनवाती थी। अनिका खाना बनाने के बाद सोचती है कि वह खाना खा ले। तभी रामानंद जी जाकर बोलते हैं कि बहू, क्या कर रही हो? हमेशा खाने पर लप लप आए रहती हो। बाकी का काम कौन करेगा? अभी घर की साफ सफाई भी करनी है, अच्छे से करो, गेस्ट आते ही होंगे। तब मानव बोला कि बाबूजी, आप उसकी हालत तो देखिए, बेचारी कितनी तकलीफ हो रही है। इन नौकरों के लिए तो आपके दिल में इतना प्रेम भरा हुआ है और अपने बेटे बहू के लिए इतनी नफरत पाल रखी है आपने। भला यह कहाँ का धर्म है? तब रामानंद जी बोले कि सब तुमने ही सिखाया है, और जब तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे आगे आ रहा है तो तुम्हें धर्म याद आ रहा है, न्याय याद आ रहा है। बहू से कहो कि पहले साफ सफाई करे, बाद में खाने को मिलेगा। और शुक्र मानो तुम्हें इस घर में खाने को दे रहा हूँ, वरना तुम तो एक गिलास पानी भी नहीं देते थे मुझे अपने घर में। कैसे तुम लोगों ने मुझे छत से धक्का दिया, उसके बाद मुझे पागल करार देकर सड़क पर कैसे छोड़ आए। तभी बाहर से एक नौकर आया और बोला कि आपका बेटा छत से नीचे गिर गया। तभी दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए गए और रामानंद जी भी अचानक से उनके पीछे पीछे गए। देखा तो मानव के बेटे रोमी के सर पर चोट लगी थी, काफी खून बह रहा था। बेटे को देखते ही दोनों पति पत्नी की चीख निकल पड़ी, रोने गिड़गिड़ाने लगे। बाबूजी, हमारे बेटे को बचा लीजिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे, कहते हुए अपना माथा पीटने लगे। बहू बोली कि कैसे निर्दय दादा हैं आप, कम से कम इस पर तो रहम कीजिए, हमारे किए गए कर्मों की सजा इस मासूम को मत दीजिए। तब रामानंद जी भी रोने लगते हैं और बोले कि देख रहा हूं बहू कि माँ बाप में अपने बच्चों को लेकर कितनी तड़प होती है, कितना प्यार करते हैं वह अपने बच्चों से, और वही बच्चे अपने बूढ़े बुजुर्ग पिता से कितनी नफरत करते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं। कहकर रामानंद जी रोने लगे। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। दोनों पति पत्नी और रामानंद जी अस्पताल पहुंचे। खून काफी बह चुका था। मानव अनिका में से किसी का भी खून मैच ना हुआ। रामानंद जी ने अपनी उम्र की जरा भी फिक्र ना की और अपने पोते को खून दिया। रामानंद जी अपने पोते रोमी से बहुत प्यार करते थे। अब रोमी को होश आ चुका था। कुछ दिन में रोमी स्वस्थ हो गया। उन्होंने अपने पोते रोमी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें वह एक एक पल याद आ रहा था कि कैसे कैसे उन्होंने अपने बूढ़े पिता पर अत्याचार किए, उन्हें कितना तड़पाया। उन्हें अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। शर्म से उनकी नजरें झुक जाती हैं कि वही पिता आज उनके मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। आज उन्हें अपने माँ बाप की अहमियत का एहसास हो रहा था। बेटे बहू खुद को कोस रहे थे कि धिक्कार है हम पर, जो हम इतने नीचे गिरे हुए हैं। दोनों रोते हुए अपने बाबूजी से माफी मांगते हैं कि बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। दौलत की लालच में हम फिर से आपके पास आए थे, लेकिन अब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हम आपके गुनहगार हैं। हमें आपकी एक फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए। बस आप हमें माफ कर दीजिए। रामानंद जी भी जान चुके थे कि बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह अपने बेटे बहू को माफ कर देते हैं, परंतु फिर भी वो हमेशा अपने बेटे बहू से खबरदार रहते हैं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो दोस्तों, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं, सब मोह माया है। माँ बाप के अंदर स्वर्ग बसता है, लेकिन शायद बड़े होते हुए बच्चे यह सब भूल जाते हैं और खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू करते हैं। दोस्तों, सब कुछ मिल जाता है, पर माँ के जैसी दुआ और पिता के जैसा साया बच्चों को कहीं नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें।
यह न सोचे कि वह बूढ़े हो चुके हैं और हम पर बोझ हैं। यह ना भूले कि बचपन में जब हम छोटे थे तो कैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस कर हमारी गलतियों को नजरअंदाज किया और हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें। हमेशा उन्हें वही प्यार वही सम्मान दें जो हम अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें भी इसी दौर से गुजरना है, क्योंकि यही नियति है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है रामानंद जी को लेकर? उन्होंने जो अपने बेटे बहू के साथ किया, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हाइप भी कीजिए। धन्यवाद।